ये है 1880 का वर्ल्ड मैप जिसमें यूरोपियंस पावर ने अफ्रीका को छोड़कर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया। तो क्या कारण थे जिसकी वजह से यूरोपियंस अफ्रीका को कॉलोनाइज नहीं कर पा रहे थे। और ये है 1914 का वर्ल्ड मैप जिसमें यूरोपियंस पावर ने अफ्रीका के पूरे हिस्से पर कब्जा कर लिया। यानी इन 35 सालों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पर इतनी जल्दी कब्जा कर लिया। जो यूरोपियन पिछले 400 सालों से नहीं कर पा रहे थे वो आखिर 35 सालों में कैसे हो गया, इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। जब 1453 में ओटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया तो एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला सिल्क रूट भी इनके हाथों में चला गया। इसलिए यूरोपियंस सिल्क रूट के ऑल्टरनेटिव रूट को ढूंढने में लग गए। फिर नए जगहों की खोज के लिए अभियान शुरू किए। इसके बाद एक नया दौर शुरू हुआ जिसे एज ऑफ डिस्कवरी कहा गया। और ये है 1880 का वर्ल्ड मैप है जिसमें यूरोपियंस पावर ने लगभग पूरी दुनिया पर कब्जा कर दिया था। लेकिन इस समय तक अफ्रीका के 10% हिस्से पर ही कब्जा किया था। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। अफ्रीका यूरोप के पास होने के बावजूद भी यूरोपियंस को इसके बारे में जानकारी ना के बराबर थी। वही अफ्रीका की जियोग्राफिक कंडीशन ऐसी थी कि यूरोपियंस लोग अफ्रीका के अंदर नहीं आ सकते थे, क्योंकि अफ्रीका के नॉर्थ में है सहारा डेजर्ट जिसे उस समय पार करना असंभव था। वहीं दूसरी तरफ अफ्रीका में घने जंगल के अलावा जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था। वहीं अफ्रीका में बहुत सारी बीमारियां थी और इन्हीं कारणों की वजह से पिछले 400 सालों से यूरोपियंस का अफ्रीका के कोस्टल एरिया पर कब्जा था। और ये है 1914 का वर्ल्ड मैप जिसमें यूरोपियंस पावर ने 90% अफ्रीका पर कब्जा कर लिया था, जिसमें इथोपिया और लाइबेरिया दो ऐसे देश थे जो अब भी इंडिपेंडेंस थे। खैर, आखिर ऐसा क्या हो गया कि 1880 से 1914 तक इन 35 सालों में कि 90% अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। अफ्रीका को इतने जल्दी कॉलोनाइज करने में सबसे बड़ा योगदान जियोग्राफिक एक्सप्लोरर का है। यूरोपियन एक्सप्लोरर अफ्रीका के ग्रेट रिवर सिस्टम को समझना चाहते थे, क्योंकि यही नदियां अफ्रीका के आंतरिक भाग में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करा सकती थी। इसलिए अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों में अभियान शुरू करने के लिए अफ्रीकी एसोसिएशन का गठन किया गया। इन्होंने वेस्ट अफ्रीका पर ध्यान दिया और वेस्ट अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नाइजर थी, लेकिन इसके उद्गम स्थल किस दिशा में बहती है और कहाँ गिरती है ये यूरोपियंस को नहीं पता था। और इसका पता लगाने के लिए अफ्रीकी एसोसिएशन ने कई अभियान भेजे, लेकिन वे असफल रहे। डेनियल होटन वेस्ट अफ्रीका के अंदरूनी हिस्सों की यात्रा करने वाले शुरुआती यूरोपियंस में से एक थे। मुंगो पार्को नाइजीरिया की खोज करने के लिए 1795 में इन्होंने यात्रा शुरू की, लेकिन इन्हें वापस लौटना पड़ा। बाद में इन्होंने ट्रैवल इन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ अफ्रीका बुक लिखी जो काफ़ी पॉपुलर रही। क्लैप्टन जिन्होंने ट्रिपोली से अपनी यात्रा शुरू की और सहारा डेजर्ट को सफलतापूर्वक पार कर लिया। 1823 में चाड झील को देखने वाले पहले यूरोपीय बने। लैंडर ब्रोदर ये नाइजीरिया नदी के मुहाने तक पहुंचने वाले पहले यूरोपीय थे। डेविड लिविंगस्टोन का लक्ष्य था कि वे चीन जाएं, लेकिन जब चाइना ब्रिटेन के बीच ओपियम वॉर शुरू हुआ तो इन्होंने अपना मन बदल लिया। बाद में इनकी मुलाकात रॉबर्ट मोफेट से हुई, जिसके बाद लिविंगस्टोन ने एक एक्सप्लोरर बनने का निश्चय किया और अगले 30 सालों तक लिविंगस्टोन ने अफ्रीका की खोज की, जिससे आने वाले समय में यूरोपियंस लोगों के लिए अफ्रीका को कॉलोनाइज करना और भी आसान हो गया। 1849 में इन्होंने नगामी लेक की खोज की, जिसकी वजह से रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी की ओर से इन्हें सम्मानित किया गया। 1855 में लिविंगस्टोन ने विक्टोरिया फॉल लेक की खोज की। 1856 में लिविंगस्टोन नेशनल हीरो बनकर लंदन लौटे। इसके बाद इन्होंने मिशनरी ट्रेवल्स एंड रिसर्च इन साउथ अफ्रीका नामक बुक लिखी, जिसकी जल्दी ही 70,000 से अधिक कॉपियां बिक गई। 1858 में लिविंगस्टोन ने जम्बेजी नदी को नेविगेट करने के लिए अभियान शुरू किए। उनका मानना था कि नदी भगवान का हाईवे है, जिसके माध्यम से अंग्रेज, ईसाई धर्म, ब्रिटिश वाणिज्य और यूरोपियन सिविलाइजेशन को अफ्रीकी अंदरूनी लोगों तक लाएंगे। यानी लिविंगस्टोन का मानना था कि अफ्रीका को सभ्य बनाना उनका कर्तव्य है, क्योंकि उन्हें लगता था कि अफ्रीका अज्ञानता और पिछड़ेपन की भूमि है। इसी कारण अफ्रीका को यूरोपियंस लोग डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे। वहीं जम्बेजी अभियान मुसीबतों से घिरा हुआ था। कुल मिलाकर बिजनेस व्यू से यह अभियान असफल रहा। 1866 में लिविंगस्टोन नील नदी के अंतिम सोर्सेस का पता लगाना चाहते थे
और आने वाले कई वर्षों तक इनका खुद का कोई पता नहीं चला। इसलिए इनकी तलाश में हेनरी स्टैनली को भेजा गया। बाद में लिविंगस्टोन और स्टैनली के बीच मुलाकात हुई और लिविंगस्टोन ने वापस आने से मना कर दिया, तो स्टैनली अकेले इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। इन्होंने बाद में हाउ आई फाउंड लिविंगस्टोन नामक बुक लिखी, जो तुरंत ही बेस्ट सेलर बन गई। हेनरी स्टैनली ने 1874 से 1877 तक इन्होंने ईस्ट से वेस्ट अफ्रीका तक यात्रा की, जिसका इन्होंने थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट में वर्णन किया। वहीं लियोपोल्ड सेकंड भी अफ्रीका में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे, तो स्टैनली और लियोपोल्ड सेकंड ने मिलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द कांगो का गठन किया और फिर स्टैनली ने कांगो के चीफ और ट्राइबल लीडर के साथ एग्रीमेंट साइन किए, जिससे वहां की ज़मीन के सभी अधिकार लियोपोल्ड सेकंड को दे दिए गए। फिर ब्रुसेल्स में ज्योग्राफिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें अफ्रीका की इम्पोर्टेंस का जिक्र किया गया, जिससे बाकी यूरोपीय देश भी अफ्रीका पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे। इसी बीच 1881 में फ्रांस ने ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया और 1882 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इसके पीछे कारण था कि 1869 में सुएज नहर बनकर तैयार हो गई थी और ब्रिटेन की सुएज नहर में रुचि बढ़ गई थी, क्योंकि जिस देश का सुएज नहर पर अधिकार होगा उसकी एशिया में पकड़ और मजबूत हो जाएगी। और 1875 में ग्रेट ब्रिटेन सुएज नहर कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया और 7 साल बाद 1882 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पर हमला किया और इन घटनाओं से यूरोपियन देशों के बीच अफ्रीका को कॉलोनाइज करने की होड़ सी मच गई। इस कारण जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क के नेतृत्व में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें यह फैसला किया गया कि ये विवाद कोंगो से शुरू है, इसलिए कोंगो को फ्री स्टेट घोषित कर दिया गया, जिससे बाकी यूरोपियन पावर को व्यापार करने की अनुमति मिल गई। यानी ये विवाद तो सुलझ गया, लेकिन लड़ने के लिए बाकी पूरा अफ्रीका पड़ा था। 1884 में ब्रिटेन का सोमालीलैंड पर कब्जा, इसी समय स्पेन का वेस्ट सहारा पर कब्जा, फ्रांस का जिबूती पर कब्जा, इसके अलावा जर्मनी ने टोगोलैंड, कैमरून और नामीबिया पर कब्जा कर लिया। 1885 में ब्रिटेन का बेचवानालैंड और नाइजर पर कब्जा, वहीं जर्मनी ने ईस्ट जर्मन अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। 1888 में ब्रिटेन का जामीबिया और जिम्बाब्वे पर अधिकार कर दिया। 1889 में ब्रिटेन का न्यासालैंड और जामीबिया पर कब्जा कर लिया। वहीं इटली ने सोमालीलैंड पर कब्जा कर लिया। 1890 में इटली ने इरिट्रिया पर कब्जा कर लिया। 1895 में फ्रांस ने मेडागास्कर और फ्रेंच वेस्ट अफ्रीका को कैप्चर कर लिया। वहीं ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका को ब्रिटेन ने कब्जा कर दिया। 1896 में ब्रिटेन का सियरा लियोन पर कब्जा, 1899 में ब्रिटेन का सूडान पर कब्जा, 1908 में कोंगो फ्री स्टेट को बेल्जियम गवर्नमेंट को सौंप दिया गया। 1910 में फ्रांस का फ्रेंच इक्वेटोरिया अफ्रीका पर कब्जा, 1911 में इटली का लीबिया पर कब्जा, 1912 में स्पेन और फ्रांस का मोरक्को पर अधिकार। यानी इन यूरोपियन पावर ने इन 35 सालों में बड़ी चालाकी से अफ्रीका को आपस में बांट लिया, और वो भी बिना युद्ध के। और यही कारण है कि आज अफ्रीका के कई देशों की बाउंड्री एकदम सीधी लाइन में दिखाई देती है।